नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकंदर। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा ही मनोरंजक दौर में आ गया है। कल नामांकन के बाद जो अंतिम दिन नामांकन का था, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में कम से कम 22 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई। कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने लड़ते दिखेंगे और कहीं इंडिया गठबंधन के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 90 सीटों पर तीनों बड़े दलों के मध्य सीटों का बंटवारा तय हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने इस लिमिट को नहीं माना और अपने ज़्यादा प्रत्याशी उतारे। निश्चित तौर पर इसको लेकर सहयोगी दलों में अंदरूनी खटपट है, लेकिन गठबंधन के कारण वो अपनी खटपट को दर्शाना नहीं चाहते। वैसे तो खटपट महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन में भी है। वहाँ भी कई सीटों पर प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि कई दलों के प्रत्याशी निर्दलीय रूप से गठबंधन के सहयोगियों के सामने लड़ रहे। मैं शीर्ष नेता अजित पवार गुट के नवाब मलिक की बात कर रहा हूँ। वो निर्दलीय रूप से लड़ रहे हैं और वो एकनाथ शिंदे गुट का प्रत्याशी उनके सामने, यानी कि पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे ही, और उन्होंने वही किया। खैर, ये सत्ता संघर्ष ऐसा ही है कि जो बाप बेटों में और निकटस्थ रिश्तेदारों में, फूफा और भतीजे के मध्य, आदमी और पत्नी के बीच इस तरह की लड़ाई आपको देखने मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव अब की बार अलग ही दिशा में जाता है। यहाँ पहली बार संभवतः ऐसा होगा जब देश के प्रधानमंत्री उतनी सक्रियता से भाग नहीं लेंगे जितनी सक्रियता से उन्होंने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सहभागिता की थी। देखना यह है कि इस बार के चुनाव परिणाम क्या आते हैं। लेकिन एनडीए को फ़ायदा दिलाने के लिए जिस प्रकार महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा के साथ नहीं कराया गया और लाडली भाऊ योजना, लाडली बहना योजना आज के लाभार्थियों को जब पैसे उनके खातों में पहुंचा दी गई, उसके बाद ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा। 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जिसका नतीजा 23 नवंबर को आने वाला। देखना यह है कि आपके बाद महाराष्ट्र में चुनाव असली और नकली के मध्य सफलता दिलाता है या बटेंगे तो कटेंगे, पर यह चुनाव आकर टिकता है। महाराष्ट्र में वैसे बेरोजगारी और महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जो कि क्रमशः 28 और 22% लोगों ने इन मुद्दों पर अपना छाप लगाई है
और ये इसे के चुनाव में प्रमुख मुद्दा मानती है। लेकिन किसान केवल 8% लोगों ने इसे मुद्दा माना है और अन्य मुद्दों के लिए खास कोई स्थान दिखता नहीं। उद्धव ठाकरे 28% लोगों के मतों के अनुसार पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि 22% लोगों के अनुसार एकनाथ शिंदे ही दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और अन्य लोग जो हैं वो काफ़ी पीछे चल। खैर, ये क्या होगा अब जब से हरियाणा आज के चुनाव में जब इस तरह के सर्वे को कोई वैल्यू नहीं मिली और सभी सर्वे लगभग हरियाणा के चुनाव पे ध्वस्त हो गए, तो मैं इस सर्वे पे सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। लेकिन ये ज़रूर बताता हूँ कि अब शायद सर्वे का ज़माना चला गया है और मतदाता इतना होशियार हो गया है कि वह सर्वे आज कंपनियों को आसानी से मूर्ख बना देता है। सर्वे की कंपनियां जो जाती हैं वो गिने चुने शहरों में गिने चुने वर्गों तक उनकी पहुंच होती है और उस पहुंच के अनुसार ही सर्वे वाले अपने गिने चुने सवाल पूछते हैं और उन सवाल के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन उस निष्कर्ष में क्या होता है आप सभी लोगों ने हरियाणा चुनाव में देख लिया, जिसमें कि किसान नाराज दिखे, पहलवान नाराज दिखे, अन्य वर्गों के लोग नाराज दिखे। लेकिन तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार बनी उसके विस्तार कारण में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन सर्वे की सत्यता को लेकर जो सवाल उठे हैं उसी सत्यता के मद्देनज़र मैं महाराष्ट्र में भी ऐसे किसी सर्वे को नहीं मानता, क्योंकि आम जनता अब काफ़ी जागरूक हो गई है और वो साधारणतया किसी के उसमें नहीं आती। असली नकली का मुद्दा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को पीठ में छुरा मारने वाले और उनको दल को तोड़ने वाले बता। इसी प्रकार शरद पवार भी अपने भतीजे अजीत पवार को पर आरोप लगा रहे कि उन्होंने किस प्रकार उनके दल को विभाजित किया। हालांकि इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को भी दोषी ठहरा था और जो इनका चुनाव चिन्ह शिवसेना का गया है तो आम जनता को ये निर्णय करेगी कि आखिर असली कौन है और नकली कौन है। सबसे मनोरंजक चुनाव बरेली की सीट पर हो रहा है, जहां की एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी पूर्व कांग्रेसी अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो बरेली से विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर असली शिवसेना कौन है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अब उनके साथ है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि अगर हिंदू विभाजित हुआ तो निश्चित तौर पर कटने के लिए तैयार रहे। जबकि कांग्रेस ने इस बात को उद्योगपतियों के उससे जोड़ा है कि जिस प्रकार अपने मित्रों को
बांटा जा रहा है और स्थायी संपत्तियां सरकार के नवरत्न संस्थान जिस प्रकार अपने मित्रों को दिए जा रहे हैं, उससे जनता की जेब कटनी निश्चित है। देखना यह है कि आम जनता आखिर किस मुद्दे पर मतदान करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।